हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया मस्त एकदम। पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है। तो आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने, ये बहुत ही गंभीर टॉपिक के ऊपर है ना। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, जो बच्चे 11th के हैं मेरे साथ पढ़ रहे हैं केजीएस के अंदर, उनसे मैंने वादा किया था कि सेंटर ऑफ मास के ऊपर मैं कम से कम 3 वीडियोस लेकर आऊँगा यूट्यूब के ऊपर, है ना। कम से कम 3 वीडियोस, और इनके टॉपिक्स कुछ ऐसे रहेंगे। एक टॉपिक तो अभी आप देख रहे हो, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, और इसके बाद मैं आपको ओब्लिक कोलिजन पर एक लेक्चर लेकर आऊँगा, 1 या 2 हो सकता है। एंड उसके बाद वेरिएबल मास सिस्टम के ऊपर, यानी कि रॉकेट प्रोपल्सन कह लीजिए, उसी में शामिल हो जाएगा। तो ये 3 टॉपिक्स के ऊपर मैं धड़ाधड़ वीडियोस लेके आने वाला हूँ। मिनिमम टू मिनिमम 3 वीडियोस तो बनेंगे ही बनेंगे। हो सकता है कि 4 या 5 भी हो जाए, क्योंकि ओब्लिक कोलिजन हो सकता है कि ओब्लिक कोलिजन के अंदर मैं एक एक्स्ट्रा वीडियोस बना दूं, यानी कि 2 वीडियो हो सकता है कि आपको ओब्लिक कोलिजन को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने वादा किया था, वादे के मुताबिक मैं आपके सामने हूँ, और आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, है ना। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ऑलरेडी मैंने क्लास में पढ़ा दिया था, बट इस वीडियो का क्या मेजर रोल है आपके प्रिपरेशन में। इस वीडियो का जो मेजर रोल है वो ये है कि इसमें मैंने जो क्वेश्चन पिक किया हुआ है वो थोड़े ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस बात पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम इन एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, है ना। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई सवाल आ गया, तो हाउ डू यू फील कि इसमें इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाना चाहिए। ऑल्दो ये सारी बातें मैंने क्लास में आपको समझा दिया है कि क्या ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पर आपको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ही लगाना पड़ जाता है। ठीक है, तो आइए ज़रा बात करते हैं। पहले बेसिक इसके बारे में समझा देता हूँ, सो दैट जो बच्चे बाहर के हैं, जो क्लास में नहीं पढ़े हैं, उनको भी इस वीडियो से हम जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि थ्योरी समझा दिया जाए, इम्पल्स का क्या थ्योरी है। तो बेसिकली जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको इम्पल्स के बारे में पता ना हो। क्या कहते हो, सही कह रहा हूँ क्या? बिल्कुल सही कह रहे हो सर। इम्पल्स के बारे में कौन नहीं जानता? कौन है वो जो इम्पल्स के बारे में नहीं जानता, बताओ ज़रा। तो इम्पल्स को डिफाइन करते हैं मोमेंटम में चेंज, है ना। तो वी डिफाइन चेंज इन मोमेंटम, है ना, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ओके, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो अगर एकदम से, है ना, सडनली लीनियर मोमेंटम में बदलाव आ गया, सो दैट इज इम्पल्स। तो जाहिर सी बात है, इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स आप देखते होंगे, है ना। एक मुझे याद है, बचपन की बात मुझे याद है कि पुराने ज़माने में जब मैच वगैरह हम लोग देखते थे, पुराने ज़माने क्या मतलब, मैं 2010 की बात बता रहा हूँ, 10-12 की बात बता रहा हूँ। तो उस टाइम पे हम लोग जब क्रिकेट मैच देखते थे ना, पूरा परिवार मिलके, पूरा आस पड़ोस के गांव देहात के लोग सारे मेरे द्वार पे आके टीवी देखते थे लोग। क्रिकेट का मैच चल रहा है, इंडिया श्रीलंका का मैच चल रहा है, बढ़िया। तो उसमें ना एक बड़ा बढ़िया प्रचार आता था, बड़ा ही रोचक प्रचार, वो चश्मा का प्रचार था वो। उसमें क्या करता है कि एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है चश्मा पहन के, और बॉलर बहुत तेज दौड़ के भाग के आता है और बहुत तेज रफ्तार से गेंद फेंकता है, और वो गेंद जो है वो बाउंसर जाती है। ठीक है, तो बैट्समैन क्या कर रहा होता है, गेंद जा रही है बाउंसर, तो वो बैट से नहीं मार के वो अपने चश्मे से ऐसे कर देता है, और बॉल चश्मे पर लग के और बाउंड्री के पास चली जाती है। तो क्या हुआ, बॉल ऐसे आई। वो तो प्रचार की बात बता रहा हूँ, प्रचार में अच्छा दिखाया था। तो वो प्रचार भी वहां पर जो था, वो इम्पल्स का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा था कि बॉल रफ्तार से आई इस तरफ, यानी कि मोमेंटम ऑफ बॉल इज इन दिस वे, और हल्का सा उसने चश्मा ऐसे कर दिया तो मोमेंटम बदल गया, मोमेंटम की डायरेक्शन बदल गई, तो मोमेंटम भी बदल गया। और वो माइन्यूट टाइम के अंदर ये हुआ है ना। आप सोचिए कि वो कांटेक्ट कितने देर का रहा होगा। ये तो हंसी मजाक की बात थी कि वो प्रचार में ऐसा दिखाया था, बस वास्तविकता में ऐसा नहीं होगा, चश्मा फूट फाट जाएगा, है ना। वास्तविकता में ऐसा मत कर देना कि गेंददारी वो चश्मे से उड़ा दिया, बाउंड्री पार सिक्सर, ऐसा नहीं करना, बैट से ही आपको मारना है। तो बेसिकली मैं बस आपको एक बात, इस बात को रिलेट कर रहा था कि ऐसा कुछ आपने रियल लाइफ में देखा होगा कि जब बहुत तेज फास्ट बॉल आ रही होती है तो बैट्समैन कट लगाता है, और कई बार आपने देखा होगा सहवाग या सचिन जो अपर कट मारते हैं, वो कितना हाई स्पीड से, और कितना मतलब वो देखने में कितना खूबसूरत लगता है वो बाउंड्री, है ना, जब जाता है बॉल।
तो वो वहां पर भी क्या हुआ, वहां पर भी बॉल की मोमेंटम इधर थी और द मोमेंट बैट कांटेक्ट किया, बॉल डिफ्लेक्ट करके चली गई इधर, तो बॉल का मोमेंटम इधर शिफ्ट हो गया। तो पहले मोमेंटम इधर थी, नाउ बैट लगाने से मोमेंटम इधर शिफ्ट हो गया, तो मोमेंटम की दिशा बदली, तो मोमेंटम में चेंज हुआ, क्योंकि वेक्टर की दिशा बदलती है तो वेक्टर बदल जाता है। तो यानी कि यहां पर मोमेंटम चेंज हुआ। तो मोमेंटम में चेंज हुआ, बताओ कितने, क्या 10 घंटे लग गया मोमेंटम को चेंज करने में? नहीं, वो बॉल आया, टकराया और यूं डिफ्लेक्ट हो गया। सो बहुत माइक्रो या मिली सेकेंड के लिए बैट और बॉल के बीच संपर्क रहा था, उतने देर में बॉल का मोमेंटम धड़ाम से चेंज हो गया। यानी कि इंपल्स लगा बॉल के ऊपर, इंपल्स लगा बॉल के ऊपर। अच्छा, और भाई बहुतायत एग्जांपल्स हैं आपके पास तो इंपल्स के। जैसे आप एक बॉल लीजिए और बॉल को ऐसे छोड़ दीजिए धरती पे, टकराएगा, तो टक्कर के जस्ट पहले बॉल की वेलोसिटी नीचे, तो बॉल का मोमेंटम भी नीचे, और टक्कर ग्राउंड के साथ हुआ वैसे ही बॉल की वेलोसिटी ऊपर हो जाएगी, बॉल रिबाउंड कर जाएगा ऊपर की तरफ, तो बॉल की वेलोसिटी ऊपर की तरफ। तो पहले मोमेंटम नीचे, ग्राउंड से टकराया, उसी मोमेंट अगले ही मोमेंट पे चेक करोगे तो बॉल रिबाउंड करेगा, तो बॉल का मोमेंटम ऊपर हो जाएगा। बताओ कितने देर के लिए बॉल और ग्राउंड के बीच संपर्क था? बहुत कम देर के लिए बॉल और ग्राउंड के बीच संपर्क रहा। उतने ही कम टाइम में बॉल का मोमेंटम नीचे था और ऊपर शिफ्ट हो गया, उतने ही कम टाइम में मोमेंटम चेंज हो गया। तो इस मोमेंटम में जो चेंज आया, इसी को हम डिफाइन करते हैं इंपल्स से। निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, निकालने के बहुत आप डिफाइन करना चाहो मैथमेटिकली तो I इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा P। इट्स अ वेक्टर, ऑफ कोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप चाहो तो एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप इस तरीके से इंपल्स की वैल्यू निकाल सकते हो। यूनिट क्या होगा सर? जो यूनिट होगा मोमेंटम का वही होगा इंपल्स का, सेम न्यूटन सेकेंड होता है इसकी यूनिट, ध्यान रखना। अच्छा, एक और तरीका होता है इंपल्स को पता लगाने का, दैट इज व्हाट बच्चों, हम न्यूटन सेकेंड लॉ जानते हैं, F इज dp बाई dt, करेक्ट? F इज dp बाई dt। तो अगर आप dt को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ तो अपने को dp इज इक्वल्स टू मिल जाएगा F dt, और ये नागिन लगा दो तो अपने को क्या मिल जाएगा? चेंज इन मोमेंटम। लेट्स से इनिशियली pi था और अंततः pf हो गया। सो लेफ्ट हैंड साइड में अपने को क्या मिलने वाला है? pf माइनस pi, और राइट साइड में क्या मिलने वाला है? इंटीग्रल f dt। तो गाइस pf माइनस pi इज कॉल्ड एज चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम को ही हम क्या बोलेंगे? इंपल्स का नाम देना चाहेंगे। तो गाइस pf माइनस pi ही क्या बन जाएगा? इंपल्स बन जाएगा। तो इंपल्स की वैल्यू एक बार हमारे पास एक और आ गई, इंटीग्रल f dt, इंटीग्रल f dt। तो एक तरीका तो ये हो गया इंपल्स निकालने का कि आप क्या कर दो, मोमेंटम में चेंज देख लो कितना आ रहा है। दूसरा तरीका, अगर मान लो आपको फोर्स का फंक्शन टाइम के साथ दिया हुआ है, अगर फोर्स का फंक्शन टाइम के साथ दिया है और इंपल्स पूछ ले, तो आप उस फोर्स को टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दो, लिमिट क्वेश्चन में दिया जाएगा, डोंट वरी, वो लिमिट डाल के आप pf माइनस pi निकाल लोगे और यही हमारा इंपल्स बन जाएगा, यही हमारा इंपल्स बन जाएगा। गजब। और तीसरा, आप सोचिए, ये जो सेकेंड रिलेशन हमारे पास आ रखा है, इंटीग्रल f dt इज मोमेंटम में चेंज, और इसी को हमने क्या बोल दिया बच्चों? इंपल्स बोल दिया। तो मुझे बताओ, अगर मेरे पास कोई फोर्स टाइम ग्राफ दे दे मुझे, अगर मुझे कोई व्यक्ति फोर्स और टाइम का ग्राफ दे दे और सीधा सीधा मुझसे इतना पूछ ले कि बताओ ना इंपल्स फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कितना आएगा? लेट्स सपोज दिस इज माय फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। एक सेकेंड, इसको मैं फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दे दे तो क्या करेंगे भैया? तो अगर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दे देगा, सिंपली यू जस्ट नीड टू, है ना, फाइंड द एरिया अंडर कर्व। आप किसी भी तरीके से जोड़ घटाव गुणा भागा लगा के आप अगर ये एरिया निकाल लेते हो मेरे भाई, तो ये भी आपको क्या देगा? इंपल्स ही देने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, क्या हर ग्राफ का एरिया इंपल्स देगा? क्या हर ग्राफ का बंद एरिया इंपल्स देगा? क्या नहीं, सिर्फ और सिर्फ फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया ही जो है वो आपको इंपल्स देने वाला है। फोर्स टाइम ग्राफ का बंद एरिया, एरिया अंडर दी कर्व बोलते हैं इसको, फोर्स टाइम का एरिया अंडर कर्व ही इंपल्स देने वाला है। ये तो बात हो गई कि इंपल्स कैसे निकालोगे,
कैसे निकालोगे इम्पल्स, ये बेसिक सी नॉलेज मैंने इसलिए दिया सो दैट जो बच्चे नहीं जानते हैं वो भी इस वीडियो से जुड़ सकें, उनको भी आगे की बातें समझ में आए। तो भैया मामला ये है, मामला तो यही है कि इम्पल्स मोमेंटम इम्पल्स ये होता है। अब इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ज़्यादा थ्योरी है ना, ज़्यादा थ्योरी नहीं चाहिए अपने को, क्योंकि हमने ऑलरेडी समझा हुआ है इस चीज़ को। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जो होता है वो आप सीधा लगा लो, इंटीग्रल एफ डी टी इज डेल्टा पी, बस यही, इसी इक्वेशन को हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम समझते हैं, इसी इक्वेशन को हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम समझते हैं। ठीक है सर, क्या जरूरत है, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस थ्योरम? है जरूरत है, कई जगह है, कई जगह कोलिजन में 1D में तो काम चल जाता है, 1D कोलिजन जो होता है हेड ऑन कोलिजन, वहां पर तो बन जाता है काम। दिक्कत कहाँ आती है? 2D कोलिजन में दिक्कत कहाँ आती है? 2D यानी ओब्लिक में दिक्कत आती है। ओब्लिक कोलिजन में कई जगह हम फंस जाते हैं, कई जगह हम मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाते, कई जगह आपको दिखाई देगा। मैं जब ओब्लिक के ऊपर लेके आऊँगा वीडियो, आपको दिखाऊंगा सवाल लेकर कि हालांकि यहाँ पर भी आज भी मैंने एक सवाल लिया हुआ है जिसमें कोलिजन हो रहा है और वहाँ पर मोमेंटम कंजर्व नहीं है सिस्टम का। जहाँ पर अगर मोमेंटम कंजर्व न दिखे, जहाँ पर भी मोमेंटम कंजर्व न दिखे, वहाँ पर आपको लगाना चाहिए इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ओके, तो बेसिक आइडिया यही है कि जहाँ भी आपको मोमेंटम कंजर्व ना दिखे सिस्टम का, तो वहां पर लगाना है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अच्छा एक बात और आपको याद रखना पड़ेगा, क्या? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन जो होता है ये पूरे सिस्टम पे लगता है, ध्यान रखना, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पूरे सिस्टम पे लगता है, पूरे सिस्टम, उस सिस्टम में जितने परिवार, जितने लोग हैं, उन सब पे इकट्ठा लगता है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ऐसा इंडिविजुअल पे नहीं लगाते अपन, है ना, हम पूरे सिस्टम के बारे में बात कर रहे होते हैं, उस सिस्टम में जितने लोग हैं उन सब का इकट्ठा देख रहे होते हैं कि मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं, एक सिंगल इंडिविजुअल पे बात नहीं होती है। कभी भी आप देखना, कितने भी सवाल आप किए होंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन बेस्ड, जितने भी सवाल आपने किए हैं उनमें आप चेक करना, आप किसी इंडिविजुअल बॉडी पे नहीं लगाते, आप पूरे कंबाइंड सिस्टम की बात करते हो कि कंबाइंड सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, क्योंकि बाहर से कोई बल नहीं मिल रहा होगा, है ना। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में हम इंडिविजुअल बॉडी पे लगाते हैं। देखो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आपको खाली इंडिविजुअल बॉडी पे लगाना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन अगर आप बिगनर हो, आप सीख रहे हो चीज़ों को, तो मैं चाहूँगा कि गलती ना हो आपसे, है ना। तो इस चीज़ के लिए मैं चाहूँगा कि आप शुरुआती दौर में इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जो है वो इंडिविजुअल बॉडी पे लगाएं। एक बार हाथ बैठ जाएगा, फिर आप सिस्टम पे या कहीं कहीं पर दो चीज़ों को कंबाइन करके भी आप लगा पाओगे। बट अभी मैं चाहूँगा आपसे, मेरा आपसे आग्रह यही होने वाला है कि इनिशियल फेजेस में आप यूज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ऑन इंडिविजुअल बॉडी, है ना, शुरुआती दौर में। बाद में आपको एहसास हो जाएगा क्वेश्चन करते करते, तो किसी क्वेश्चन में आप चाहो तो इंडिविजुअल पे ना लगाकर 2-3 बॉडी का कंबाइन भी लगा पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी वहां पर। अच्छा, कब लगाएंगे गुरुजी? व्हेन, है ना, हम ये तब लगाएंगे जहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड नहीं हो रहा होगा, है ना। वी विल यूज, है ना, वी विल यूज दिस थ्योरम where LMC मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना, इज नॉट एप्लीकेबल। जहां पर LMC लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई नहीं हो रहा है, तो वहां पर हम आराम से लगा सकते हैं। अच्छा, एक ज्ञान आपको और देना चाहूंगा, बस एक ही ज्ञान और देना चाहूंगा, बहुत ज्यादा ज्ञान देना अच्छी बात नहीं होती है। इस थ्योरम में जो F आता है, F, ये कौन सा फोर्स होता है? क्या ये सारे फोर्सेस होते हैं क्या? नहीं, F जो होता है ये इंपल्सिव फोर्स होता है, ध्यान रखना। F जो होता है ये इंपल्सिव फोर्स, सिर्फ और सिर्फ ओनली यू हैव टू टेक इंपल्सिव फोर्स, सिर्फ आपको इंपल्सिव फोर्स ही
लेना होता है। अब मैं फटाफट बता दूं आपको कि इंपल्सिव फोर्स की कैटेगरी में स्प्रिंग फोर्स नहीं आता, ग्रेविटेशन नहीं आता। कौन कौन नहीं आते? ग्रेविटेशन और स्प्रिंग, दे आर नॉन इंपल्सिव फोर्स, दे आर नॉन इंपल्सिव फोर्स। अभी हाल फिलहाल के लिए मैं लिख देता हूं, है ना, कि ग्रेविटेशन, है ना, एंड स्प्रिंग, ये दोनों जो हैं ये नॉन इंपल्सिव है। और बच्चों आपको याद होगा क्लास में मैं एक स्टेटमेंट यूज करता हूं, ये नॉन इंपल्सिव हो गए, ये नॉन इंपल्सिव होते हैं। बच्चों आपको क्लास में याद होगा मैं एक स्टेटमेंट यूज करता हूं जब भी ये टॉपिक पढ़ाता हूं, तो कि वंस अ नॉन इंपल्सिव ऑलवेज नॉन इंपल्सिव। एक बार कोई फोर्स नॉन इंपल्सिव की कैटेगरी में, मतलब अगर कोई फोर्स नॉन इंपल्सिव है तो वो जिंदगी भर के लिए नॉन इंपल्सिव है, वो कभी इंपल्सिव नहीं बन सकता। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर नॉन इंपल्सिव नेचर का है तो इट इज नॉट पॉसिबल कि कहीं पर किसी पिक्चर में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इंपल्सिव बन गया, ना ही ना हो सकेला। स्प्रिंग फोर्स अगर नॉन इंपल्सिव नेचर का है तो भूल जाइए, जिंदगी भर स्प्रिंग फोर्स नॉन इंपल्सिव रहने वाला है, कभी भी इंपल्सिव बिहेवियर नहीं दिखा सकता। ठीक है, अच्छा इंपल्सिव की कैटेगरी में कौन कौन आता है गुरुजी? हु कौन कौन आते हैं? तो फिलहाल अभी आपके लिए जानकारी दे दूं तो इंपल्सिव की कैटेगरी में टेंशन फोर्स को रखते हैं हम लोग, है ना, और नॉर्मल रिएक्शन को रखते हैं हम लोग, है ना, और क्या फ्रिक्शन फोर्स को भी रख लेते हैं, और क्या। अभी हाल फिलहाल के लिए इतनी जानकारी काफी है कि इंपल्सिव फोर्स की कैटेगरी में इनको रखा जाता है। और याद करो लेक्चर क्लास में जो मैंने लिया था, मैंने आप लोगों को बोला होगा कि इंपल्सिव फोर्स की कैटेगरी में यहां पर है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा इंपल्सिव नेचर का ये बिहेवियर दिखाएगा। मतलब टेंशन ठीक है इंपल्सिव कैटेगरी में रखा गया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर टेंशन इंपल्सिव ही रहने वाला है। इंपल्सिव जरूरत पड़ेगी तो रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तुम्हें याद है क्या, मैंने एक बताया था कि देखो मान लो कोई गुस्से वाला पर्सन है, कोई खिसियाल, मतलब जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, खिसियाता है बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि 2400 घंटा खिसियाबे करेगा, जिंदगी भर खिसियाबे करेगा, हर सेकंड खिसियाते रहेगा, नहीं। कभी कभी वो खुश भी हो सकता है ना, कभी कभी वो एंजॉय भी कर सकता है, कभी कभी मस्ती मजाक भी कर सकता है। वो जरूरत पड़ती है, जब कोई पिंच करता है तब खिसिया जाता है। तो वही इंपल्सिव फोर्स का, इंपल्सिव फोर्स जिंदगी भर इंपल्सिव फोर्स की तरह ट्रीट नहीं होता है ना, जरूरत पड़ने पर इंपल्सिव बिहेवियर शो करता है अपना, और जरूरत पड़ती है तो नॉन इंपल्सिव बिहेवियर भी शो कर सकता है। इसका मतलब टेंशन जरूरत पड़ेगा तो इंपल्सिव बन जाएगा, और जरूरत पड़ने पर नॉन इंपल्सिव बिहेवियर भी दिखाएगा। नॉर्मल जरूरत पड़ने पर इंपल्सिव नेचर शो करेगा, और जरूरत पड़ेगा तो नॉन इंपल्सिव नेचर भी शो कर सकता है, नॉन नॉर्मल। सेम विथ फ्रिक्शन ऑल्सो। तो इंपल्सिव की कैटेगरी में जो लोग हैं वो दोनों ही बिहेवियर समय समय पर दिखाते हैं जरूरत के हिसाब से। इंपल्सिव की कैटेगरी में जो लोग हैं वो जरूरत के हिसाब से अपना नेचर दिखाते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो इंपल्सिव बिहेवियर दिखाएगा, जरूरत नहीं है तो नॉन इंपल्सिव। अब सर जरूरत को डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा? ये बोलेगा मुंह से कि आज शनिवार है और आज मन कर रहा है कि आज मैं इंपल्सिव बिहेवियर दिखाता, बड़ा मजा आता मुझे। बताओ ऐसा हो सकता है क्या कि आज तो मरिया एकदम संडे है, आज बनते हैं नॉन इंपल्सिव, है ना, आज संडे है आज छुट्टी लेते हैं, बनते हैं नॉन इंपल्सिव? ऐसा नहीं बताएंगे ना। क्या तरीका होगा चेक करने का? तो चेक करने का तरीका होता है कि अगर इनमें से किसी ने नॉन इंपल्सिव को बैलेंस किया हुआ है ना, जैसे मान लो ये रस्सी लगा दिया, बताओ जरा, तो ये ब्लॉक ऐसे लटका हुआ है रस्सी के सहारे, तो ब्लॉक पर एक तो mg धरती मैया निरंतर लगेंगी और रस्सी में टेंशन फोर्स। तो बेटा ये तो बस लटका हुआ है, ब्लॉक लटका हुआ है ऐसे, तो आप कहोगे सर यहाँ पर अगर लटका हुआ है कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पर, तो टेंशन बराबर mg हो जाएगा सर। अब देखो ये कैटेगरी किसका है? कैटेगरी तो इंपल्सिव का है, और ये वाली कैटेगरी किसकी है? ये नॉन इंपल्सिव की है। तो अगर किसी इंपल्सिव वाले ग्रुप में से कोई फोर्स नॉन इंपल्सिव वाले ग्रुप के फोर्स को बैलेंस किए हुए है, यहां पे देखो टेंशन इंपल्सिव ग्रुप का मेंबर है और mg नॉन इंपल्सिव ग्रुप का मेंबर है, तो इंपल्सिव वाला, अगर इंपल्सिव ग्रुप का आदमी नॉन इंपल्सिव को बैलेंस किया है तो यानी कि ये भी नॉन इंपल्सिव ही हो जाएगा। अरे तुम इसको यूं समझो ना यार, इंपल्सिव मतलब बहुत गुस्सा वाला, ठीक है, और नॉन इंपल्सिव मतलब शांत स्वभाव का।
तो अगर मान लो एक गुस्से वाले आदमी की मुलाकात एक शांत दिमाग वाली, शांत व्यवहार वाली, समझ गया ना, उससे मुलाकात हो जाए, उससे दोस्ती हो जाए, तो वो इसको भी शांत नेचर का बना भावनाओं को समझो आप, है ना। तो यानी कि अगर इम्पल्सिव ने नॉन इम्पल्सिव को बैलेंस किया है, तो ये इम्पल्सिव यहाँ पर अपना इम्पल्सिव नेचर नहीं दिखाएगा, ये यहाँ पर नॉन इम्पल्सिव की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि टेंशन जो है वो नॉन इम्पल्सिव नेचर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस जगह पर टेंशन ने किसको बैलेंस किया हुआ है? एक नॉन इम्पल्सिव को बैलेंस किया है। तो जहां पर एक इंपल्सिव कैटेगरी वाला फोर्स नॉन इंपल्सिव वाले कैटेगरी के फोर्स को बैलेंस किया हुआ है, तो उस जगह पर इंपल्सिव वाला अपना नॉन इंपल्सिव बिहेवियर दिखाएगा। तो यहां का टेंशन नॉन इंपल्सिव लिया जाएगा, नॉन इंपल्सिव। लेकिन यही अगर ऊपर से बुलेट मार दिया जाए, यही ऊपर से अगर बुलेट मार दिया जाए, तो अब ये बुलेट जो लगेगा, तो अब फोर्स बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो अब उस इंस्टेंट में जैसे ही बुलेट हिट करेगा ब्लॉक को, नाउ द टेंशन विल नॉट बी एग्जैक्टली इक्वल टू mg। अब ये टेंशन एग्जैक्टली mg के बराबर नहीं होगा। तो यानी कि अब यहां पर ये टेंशन नॉन इंपल्सिव के बराबर नहीं हो पाएगा। तो यहां पर अब टेंशन इंपल्सिव बन जाएगा अगर ऊपर से बुलेट हिट करता है तो। ओके, तो आई होप इतना काफ़ी है यार, है ना। ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेन जो काम है उस पर ध्यान दिया जाए, जस्ट बिकॉज ये सारी बातें हमने पहले से सीखा हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज दिस प्रॉब्लम। तो मैं ऐसा करता हूं, स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं, एंड आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। चलिए, तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और पॉज करके एक लंबा गैप लेकर आपने इसको सॉल्व किया होगा। ज़रा देखिए क्या कह रहा सवाल। बड़ा ही रोचक सवाल है, बड़ा ही रोचक सवाल है। मैं लैंग्वेज को मिटा देता हूं, लैंग्वेज को मिटा देता हूं। देखिए, अब यहां पर जी हाँ, सॉरी। ओके, तो गाइज कह रहा है कि प्लेटफॉर्म का मास छोटा m है और कैपिटल M 3 टाइम्स छोटा m है, और इस प्लेटफॉर्म के अंदर एक इंसान है। लेट्स सपोज कि आप इसके अंदर बैठे हो और ये काउंटर बैलेंस है और बिल्कुल बैलेंस है, चीज़ें बैलेंस है। अभी एकदम से ये बंदा वर्टिकली जंप करता है ऊपर की तरफ और इस तरजुई से बाहर कूद जाता है। तो कह रहा है कि इंसान, आप लैंग्वेज आपने पढ़ लिया होगा, इतना उम्मीद कर रहा हूं मैं, कि ये जो इंसान जंप कर रहा है, इंसान ऊपर की तरफ जंप कर रहा है v वेलोसिटी से, और शायद ये 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। एक बार मैं भी देख लेता हूं, कंफर्म कर लूं। कहाँ गया? यस, 10। बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब पूछा है कि जैसे ही सर इंसान 10 मीटर पर सेकेंड से जंप कर जाएगा और जंप करने के बाद ये तरजुई से बाहर कूद जा रहा है, मतलब ऊपर जंप किया और तरजुई के बाहर निकल गया, तो वापस लैंड नहीं करेगा तरजुई पे, ऐसा हम मानेंगे। तो क्या पूछा है? फाइंड डिस्टेंस थ्रू विच प्लेटफॉर्म विल डिसेंड। तो ये प्लेटफॉर्म कितना नीचे, ऑफकोर्स तुम जब ऊपर कूदोगे तो ऑफकोर्स को धक्का नीचे तुमने दिया होगा। किसको धक्का दिया होगा नीचे सर? तो इस तरजुई को। तो ऑफकोर्स ये जाएगी नीचे, क्यों नहीं जाएगी? जाएगी, बिल्कुल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो आइए ज़रा देखते हैं कितना नीचे जाएगी। लेट्स सपोज लेस। तो आपको यहाँ पर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाना पड़ेगा। और बच्चों, मैंने आपको कहा था कि इनिशियल फेजेस में जब आप बिगिनर हो तो आप इंडिविजुअल्स पे लगाया करो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो आइए मैं पहले इंसान पर लगा दूं। इंसान का मास कैपिटल M है, और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में याद करो मैंने कहा था कि इम्पल्सिव फोर्स ही आप दिखा सकते हो। तो एज आई जंप, जब मैं जंप करूंगा तो ऑफ कोर्स मेरे ऊपर mg लगेगा, बट mg तो हमेशा लग रहा है और वो नॉन इम्पल्सिव बिहेवियर का होता है। और मैंने आपको बताया कि वंस अ नॉन इम्पल्सिव ऑलवेज नॉन इम्पल्सिव, नॉन इम्पल्सिव फोर्स जीवन भर नॉन इम्पल्सिव होते हैं। बट नॉर्मल रिएक्शन जो मेरे ऊपर लग रहा है जब व्हेन आई जंप, ऑफ कोर्स मैं ऊपर राइज कर रहा हूं तो बिकॉज इम्पल्स लेके उठ रहा हूं, नॉर्मल रिएक्शन का, है ना। तो यानी कि मेरे ऊपर एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा, कंफर्म है ये, तो चेक करिए, मेरे ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा,
है ना, इट्स एन एन। बाकी मुझे लगता नहीं कि मेरे ऊपर और कोई फोर्स अवेलेबल है। और ऑफ कोर्स मैं पहले रेस्ट पर था, और जब मैं जंप किया तो वर्टिकली ऊपर जंप किया मैंने, और कितना से जंप किया वो आपके आंखों के सामने लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ अब मैं इस तरजुई का बनाता हूं FBD। ओनली आई विल शो द इम्पल्सिव फोर्सेस, ओनली आई विल शो द इम्पल्सिव फोर्सेस। गाइज इम्पल्सिव के नाम पर इस तरजुई पर एक तो टेंशन लग रहा होगा, और एक मेरे ऊपर अगर नॉर्मल ऊपर लग रहा है तो ऑफ कोर्स तरजुई पर नॉर्मल वही वाला उल्टा करके मिल जाएगा। और गाइस मैं इतना उम्मीद कर रहा हूं कि ये तरजुई नीचे जा रहा होगा कुछ V0 से। ओके, नाउ द लास्ट थिंग विच वी हैव इज दिस काउंटर वेट। सपोज इंसान तो 10 से जंप करके बाहर निकल गया, और जब इंसान 10 से जंप करके बाहर निकला तो आप कह रहे हो कि जो तरजुई है वो नीचे जा रहा है V0 से, तो ऑफ कोर्स ये पुलिस फिक्स है, रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, तो इन भैया को भी, काउंटर वेट को भी उसी स्पीड से ऊपर जाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। आप बताओ, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? आपकी क्या राय है? तरजुई जब जाएगा नीचे V0 से तो ये काउंटर वेट उसी रफ्तार से ऊपर जाएगा, है ना। तो मैं ना इसका यही काम तमाम कर देता हूँ, क्या कहते हो? काउंटर वेट का तो FBD यही बना देता हूँ। टेंशन इज द ओनली इम्पल्सिव फोर्स। तो आई होप मैन, तरजुई एंड काउंटर वेट, इन सब का आपने FBD बना दिया। आप लोग कह रहे हो सर आपने MG मिस कर दिया। नहीं, मैं किसी को मिस नहीं करता, अच्छी बात तो ये है मेरे अंदर मैंने मिस नहीं किया MG नॉन इम्पल्सिव है, नहीं दिखाऊंगा उसको, ठीक है। आइए तो देखिए, इंसान पर लगाइए इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। सर होता क्या है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम? 2 मिनट पहले आपको समझाया था। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जो है, इंटीग्रल FDT इज चेंज इन मोमेंटम, और क्या। और इस F में सिर्फ इम्पल्सिव फोर्स शामिल होने चाहिए। तो ज़रा देखिए ना, इस इंसान पर नॉर्मल ऊपर लग रहा है, तो नॉर्मल इज द ओनली इम्पल्सिव फोर्स ऑन दिस पर्सन। तो इंटीग्रल NDT इज मोमेंटम में चेंज ऑफ मैन पहले रेस्ट पर था, बाद में 10 से जंप किया है, तो मैन का मास M × 10। तो आई होप ये बात आपको चमकी होगी। अच्छा, कैपिटल M की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल m कितनी है? कैपिटल M की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल m इज, कैपिटल M इज 3 टाइम्स स्मॉल m। तो अगर 3 टाइम्स स्मॉल m है गाइज, तो आप कैपिटल M की जगह 3 टाइम्स स्मॉल m रख देंगे तो 30m हो जाएगा NDT की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1। मैन के FBD से ये इक्वेशन हासिल किया गया। अब तरजुई के FBD से क्या हासिल किया जाएगा? तो जरा देखिए ना, इसको थोड़ा अलग ये हटा देता हूं मैं, है ना, थोड़ा जगह अपन खाली कर देते हैं। देखिए ज़रा, चूंकि तरजुई डाउनवर्ड जा रहा है तो मैं मान रहा हूं कि n बड़ा होगा t से। दैट्स वाई n - t dt नेट फोर्स इम्पल्सिव यही आएगा, है ना। और दैट इज चेंज इन मोमेंटम गाइस। फाइनल मोमेंटम, इसका मास स्मॉल m है, तो mv0। इनिशियली तरजुई वाज एट रेस्ट, तो फाइनल मोमेंटम mv0 और इनिशियली रेस्ट पे था, तो ख़त्म कहानी। नाउ काउंटर वेट की बारी आई बेटा, काउंटर वेट की बारी आ गई, काउंटर वेट की बारी आ गई। तो बताओ जरा, काउंटर वेट पे टेंशन T dt इज m प्लस m, और कैपिटल M की वैल्यू 3m है, ध्यान रखना, कैपिटल M की वैल्यू 3m है, तो 4mv0 हो जाएगा। ये पहले से रेस्ट पर था, तो ये यहां पे ना फिजिक्स के टीचर का रोल खत्म होता है, यहां से मेरा रोल खत्म हो गया, यहां से आपका रोल है। आप इन 3 इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हो और कैसे V0 निकालते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं फिर से हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज करिए और V0 निकालिए। स्क्रीनशॉट लीजिए और ले लिया होगा आप लोगों ने, V0 निकालिए यहां से। तो बहुत ही सिंपल, कितना बढ़िया इक्वेशन बन के है हमारे सामने। देखिए, T dt की जगह 4m V0 रख देंगे, तो यहाँ पे T dt है, और N dt की जगह 30m रख देंगे। तो अपन ना 1 और 3 से चीज़ों को निकाल के
2 में डाल देंगे तो 2 जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, एन डी टी विच इज 30m माइनस टी डी टी गाइज विच इज 4m भी नॉट, और राइट साइड जाएगा तो 5m भी नॉट हो जाएगा, m से m कट जाएगा, v नॉट इज 6 मीटर पर सेकेंड। होप सो आपका भी इतना आया होगा, जरा चेक करें आप लोग। बहुत बढ़िया, आप लोग अभी इतना आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, द मोमेंट इंसान जंप, जैसे इंसान जंप किया तो जो तरजुई है वो नीचे की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड से जाना स्टार्ट हो गई। ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड जाना स्टार्ट हो गई। नाउ लेट्स एनालाइज द सिचुएशन कि अब क्या सर, 6 मीटर पर सेकेंड से जैसे इंसान जंप किया, जंप करने के जस्ट बाद तरजुई नीचे जा रही है 6 मीटर पर सेकेंड से, 6 मीटर पर सेकेंड से। अब इंसान तो हट गया, इंसान तो हट गया। अब इंसान अगर हट गया तो तरजुई बच गई खाली, और यहां पर काउंटर वेट बच गया। तो अब बताइए, इनिशियल वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकेंड। मुझे ना एक और चीज चाहिए होगी। मुझे पूछा है कि कितना नीचे जाएगा, ये कितना जाएगा नीचे। तो बताओ ये मास कितना है, ये m है और ये 4m है, तो ऑफ कोर्स जो एक्सेलरेशन होगा वो ऊपर होगा और उतने ही अमाउंट का ये नीचे एक्सेलरेट करेगा। तो क्या ये a निकाल पाएंगे अपन? अब बताओ, ये a देख के ऑफ कोर्स ये 4m है ना, 3m प्लस m 4m, और ये स्मॉल m है, तो ऑफ कोर्स ये वाला चीज रिटार्ड होगा तभी तो रुकेगा, और वही तो पूछा है आपसे कि कितना मैक्सिमम डिस्टेंस नीचे जा सकता है। मतलब रिटार्ड हो रहा है, और जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी फाइनली तो कितना डिस्टेंस चल चुका होगा नीचे की तरफ। चलिए, तो ए निकालते बच्चा। ए निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको क्लास में सिखा रखा है कि पुलियां अगर फिक्स है तो जितना ऊपर जाएगा ए से उतना ही नीचे आएगा ए से, और पुलियां फिक्स है तो ड्राइविंग फोर्स माइनस रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, दिस बिकम द एक्सेलरेशन ऑफ एनी ब्लॉक, है ना। तो ड्राइविंग फोर्स क्या बताओ, 3m प्लस m और इंटू जी कर देंगे तो 3mg नीचे हो जाएगा, तो 3mg बनेगा ड्राइविंग फोर्स एंड mg बनेगा अपोज करने वाला फोर्स, और टोटल मास बनेगा 4m प्लस 5m, मतलब 4m प्लस m 5m। तो ये आ जाएगा एक्सेलेरेशन, है ना। तो कितना आ जाएगा ये 2g/5, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज दी एक्सेलेरेशन इसके लिए, और इसके लिए रिटार्डेशन माना जाएगा। तो अब बताइए, खत्म सवाल। सर फाइनली डिसेंड जाएगा नीचे। क्यों जाएगा नीचे? क्योंकि वेलोसिटी नीचे है तो जाएगा नीचे, बट ए ऊपर है तो रिटार्ड होता जाएगा, और एक ऐसा वक्त आएगा कि इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। गाइज यही वाला एक्स मैक्स पूछा है तुमसे। थर्ड इक्वेशन लगा दो, क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या आ गया, कांस्टेंट। तो थर्ड इक्वेशन लगाओ, तो फाइनल स्पीड का स्क्वायर 0, इनिशियल 6 का 36 माइनस 2 इंटू 2g/5 इंटू एक्स मैक्स, जो भी एक्स मैक्स लिख लो इसको। तो यहां से आप आराम से सॉल्व करके एक्स मैक्स की वैल्यू बता सकते हैं कितना आएगा। देखिए जरा ध्यान से, और ये हमारे पास आ जाएगा 4 से 9 बार में, है ना। अरे ये कौन सा कलर ले लिया मैंने कौन सा, ये ठीक है। और हमारे पास आ जाएगा 45/10 4.5। एक बार चेक करना आप लोग, कोई कैल्सियस देखो तो मुझे बताना प्लीज़, है ना। एक बार मैं भी चेक कर लूँ। बहुत ठीक है, 6 के 36 माइनस 2, ए इज 2g/5, 4 से 9 बार में है 4, ठीक है। तो बताइए क्या मज़ेदार सवाल है ये, मज़ा ही आ गया, है ना। आप बोलोगे सर क्या बात है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये अच्छा लगा होगा सवाल। ठीक है, नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट। इस सवाल पर ज़रा फोकस करिए, इस सवाल पे। ये सवाल भी अपने आप में, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, और आप इस सवाल को वीडियो पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। आई थिंक ले लिया होगा, चलिए।
ये मैंने ये यार ये 3 mg नहीं होगा ना, 4 mg होगा ना, M+M 4 mg। ओह, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ओह, अरे यार ये थोड़ा गड़बड़ हो गई। एक्चुअली यहाँ पर 4 mg है ना, 3M, ये मैंने सिर्फ 3M देखा ना, ये भी तो M है, तो 3 mg की जगह 4 mg होना चाहिए, है ना, बाकी सब ठीक है। तो ये आ जाएगा 3g/5। अबे यार, ठीक है ना, यहाँ पर 4 mg बेटा, मैंने कहा ना चेक करते हैं ना कैलकुलेशंस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन फाइनल स्पीड का स्क्वायर 0, इनिशियल V0 6 तो 36 -2 इंटू 3g/5, अबे हट जा यार, इंटू x मैक्स, है ना। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, है ना। ये यहाँ पर गड़बड़ हो रखा था, इसलिए मुझे लगा कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है आंसर में। ठीक है, तो यहाँ से बेटा कितना आ जाएगा, देखो 5 से 6 बार में, है ना, और फिर 6 से 6 बार में, तो ये 3 आ जाएगा, है ना, 5 6 का 30, 12 3 36 x मैक्स, है ना, x मैक्स। तो एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, 4 + 1 5, 4 में से, ठीक है, बिल्कुल सही है ना। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और ज़रा इस सवाल पर फोकस मारते हैं, है ना। ये सवाल क्या कह रहा है, 2 ब्लॉक्स ऑफ सेम मास 4 किलोग्राम प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ओके, इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज आर 4 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अच्छी बात है, ओके, अच्छी बात है। नाउ नेक्स्ट इज कह रहा है कि हुआ ये है कि इंपल्स ए पर पूछना है। आप सवाल की जरा बारीकियों को समझना, क्या कहना चाह रहा है ये, ठीक है, सवाल की जरा बारीकियों को समझना कि क्या कहना चाह रहा है ये कहना ये चाह रहा है कि 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ये, और ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो आप सोचो क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि ये तो 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, बट इसकी ज्यादा स्पीड है, तो इसकी ज्यादा स्पीड है, लेकिन सुनो, ये तो क्योंकि द मोमेंट जिस पे डायग्राम दिया गया है, उस मोमेंट पे इसकी रफ्तार इंस्टेंट पे 2 मीटर पर सेकेंड, इसकी 4 मीटर पर सेकेंड, तो होगा ये कि ये ज्यादा दूर आगे चल लेगा गिवन टाइम में, और ये थोड़ा कम दूर चलेगा। हाँ, ठीक बात कह रहे हो, ये एक्सेलेरेट हो रहा है नीचे की तरफ, बट एक्सेलेरेट हो रहा है, बट शुरुआत में तो इसकी वेलोसिटी 2 है, तो क्या होगा, एक्सेलेरेट होकर 2.1 मीटर पर सेकेंड होगा, 2.2 ऐसे करके, मतलब एक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, हालांकि जी से ये करेगा एक्सेलेरेट। तो अगले टाइम पर आप चेक करोगे, अगले 1 सेकेंड में चेक करोगे, तो आप जी टी ले लो, v बराबर u + dt कर लो, देख लो क्या आ जाएगा आंसर। तो आपको ऑफकोर्स इसकी रफ्तार बढ़ती दिखाई देगी टाइम के साथ, हाँ, लेकिन इसकी रफ्तार शुरू में ज्यादा है, तो ये ज्यादा डिस्टेंस आगे चलेगा और ये कम, तो होगा क्या कि रस्सी ढीली पड़ जाएगी, और जैसे ही रस्सी ढीली पड़ी तो टेंशन खत्म, रस्सी स्लैक मतलब टेंशन खत्म, और टेंशन जैसे ही खत्म होगा, क्या बात है, जैसे ही टेंशन खत्म होगा तो ये करेगा फ्री फॉल, और ये 4 मीटर पर सेकेंड से उसी रफ्तार से कांस्टेंट वे में चलता जाएगा। दैट्स द केस। तो अब क्या होगा, चूंकि ये कांस्टेंट रफ्तार से चल रहा है और ये एक्सेलरेट होगा जी से तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये तो कांस्टेंट से आगे चलता जाएगा, लेकिन ये लगातार बढ़ता जाएगा स्पीड, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि रस्सी जो ढीली पड़ी थी वो अब टाइट होने की कगार पे आ जाएगी, अब वापस से रस्सी टाइट होगी, वापस से ये फास्ट, ये धीरे धीरे चल रहा है, बट इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो क्या होगा, रस्सी ढीली पड़ेगी, बट ये इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो फिर रस्सी वापस से खुलती भी जाएगी, रस्सी वापस से इलोंगेट नहीं, मतलब रस्सी वापस से आपके लिए टाइट होने की तरफ चलती जाएगी, क्योंकि ये स्लैक करवा रहा है रस्सी, और ये नीचे जा रहा है, तो रस्सी उतनी ही एक्सपैंड हो रही है। तो एक ऐसा वक्त आ सकता है कि रस्सी तो ढीली पड़ गई,
फिर रस्सी टाइट होने वाली हो, है ना। इमेजिन करिए, तो हमें वो वक्त की बात करनी है कि जब रस्सी दोबारा टाइट होने की कगार पे आएगी। बिकॉज इस मोमेंट से जब छोड़ोगे ना तो कंफर्म है कि रस्सी ढीली पड़ेगी, कंफर्म है कि रस्सी ढीली पड़ेगी। तो जब रस्सी ढीली पड़ेगी सर टाइट कब होगी, जरा देखिए। टाइट तब होगी जब दोनों पार्टिकल ए एंड बी, टाइट कब होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। टाइट तब होगी जब ये दोनों पार्टिकल सेम डिस्टेंस चलेंगे, सेम डिस्टेंस, गिवन टाइम में सेम डिस्टेंस। तुम खुद सोचो ना यार, तुम खुद सोचो। देखो अगला ये टी बराबर, मतलब ये एक इंस्टेंट हमें सवाल के अंदर दिया हुआ है। मैं ना आपको थोड़ा सा इसका अगला वाला इंस्टेंट विजुअलाइज करा रहा हूं। इसका जो अगला इंस्टेंट होगा ना वो कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो इसका जो अगला इंस्टेंट है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ढीली पड़ जाएगी रस्सी, और क्या, अगला इंस्टेंट ऐसा हो जाएगा। लेकिन बहुत लंबे टाइम तक ये ऐसा नहीं रह पाएगा क्योंकि ये एक्सलेट हो रहा है, तो ये खींचता जाएगा रस्सी को। तो एक फिर ऐसा मोमेंट आएगा, है ना। तो यानी कि एक ऐसा मोमेंट फिर से आएगा। मैं इसको यहां दिखा रहा हूं नीचे। एक ऐसा ये फर्स्ट, सेकंड और ये वो थर्ड मोमेंट है। यहां पर रस्सी वापस ये टाइट होने की कगार पे है। अभी भी टाइट नहीं हुई है, अभी भी टाइट नहीं हुई है। और अभी भी टाइट अगर नहीं हुई है तो सॉरी, तो इसकी रफ्तार अभी भी 4 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाली है। फिर से समझिए, ये हमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। अगले मोमेंट पर अगर देखेंगे तो ये ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, ये हल्का ही आगे बढ़ेगा, तो रस्सी ऑफ कोर्स ढीली पड़ेगी। बट ये लगातार एक्सेलरेट हो रहा है। लगातार एक्सेलरेट अगर होगा तो ऑफ कोर्स जी से एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसकी स्पीड जो पहले थी 2 मीटर पर सेकेंड अब वो नहीं रह पाएगी, अब वो नहीं रह पाएगी, बिकॉज जी से लगातार एक्सेलरेट हो रहा है। तो इसकी स्पीड तो चेंज होगी, बढ़ेगी, बट इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी एवरी टाइम। और एवरी टाइम क्यों, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, रस्सी ढीली पड़ गई, टेंशन खत्म हो गया, है ना। बट ये तो फ्री फॉल कर रहा है, तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी लगातार। फिर एक ऐसा मोमेंट आएगा ये वाला, जब रस्सी ऑलमोस्ट टाइट है। यहां पर रस्सी ऑलमोस्ट टाइट है, ऑलमोस्ट टाइट मतलब टाइट होने के 0.00000001 सेकेंड पहले की कहानी में कह रहा हूं। तो जरा देखेंगे आप लोग, यहां पर टेंशन ऑलमोस्ट जीरो ही आएगा टाइट होने के जस्ट पहले। तो बच्चों आपको याद होगा, इसको मैं बोलता हूं T0 माइनस। टाइट होने के जस्ट पहले की कहानी है ये, टाइट होने के जस्ट पहले की कहानी है। और जैसे ही रस्सी टाइट होगा, जैसे ही रस्सी टाइट होगा यहां पे, तो 4 डायग्राम आप समझिए। ये वो डायग्राम है जब रस्सी टाइट होने के 0.00000001 सेकेंड पहले का डायग्राम है। रस्सी दोबारा टाइट होगी उसके 0.000001 सेकेंड पहले का डायग्राम है, और ये टाइट होने के 0.00000001 सेकेंड बाद। तो याद करो, इसको बोलते हैं T0 प्लस। तो यहां पर टेंशन जो है वो आ जाएगा, यहां पर टेंशन आ जाएगा। यहां पे 0 माइनस में रस्सी टाइट नहीं हुआ है, टाइट होने की जस्ट पहले की कहानी है, और 0 प्लस टाइट होने के जस्ट बाद की कहानी है। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम जो हम लगाते हैं वो जस्ट बिफोर और जस्ट बाद लगाते हैं, ठीक है। तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि ये V1 कितना है और ये V2 कितना है। सोचो ना यार, अभी तो रस्सी में टेंशन नहीं है, तो ब्लॉक बी की स्पीड V1 हो गई। रस्सी जैसे ही टाइट होगी, इंपल्स आएगा, तो इसकी वेलोसिटी V1 नहीं रह पाएगी, V2 हो जाएगी। और जब टेंशन आएगा तो इसकी वेलोसिटी भी 4 नहीं रह पाएगी, V2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, V2 हो जाएगी। क्यों, रस्सी में तनाव आ गया। रस्सी में तनाव आ गया तो दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए, दोनों की स्पीड सेम, नहीं तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट रह नहीं पाएगा, है ना। तो ऑफ कोर्स रस्सी जब टाइट हो जाएगी, पुली फिक्स है, पुली फिक्स है, तो जितना स्पीड इसका होगा उतना स्पीड इसका हो जाएगा जब रस्सी टाइट होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सवाल में दिया गया था डायग्राम, इसकी स्पीड ज्यादा थी, अगले मोमेंट पर रस्सी ढीली पड़ेगी, कंफर्म ढीली पड़ेगी। सोचो तो सही, ढीली पड़ेगी ही पड़ेगी, और ढीली पड़ेगी तो टेंशन खत्म, तो ये यूनिफॉर्म मोशन करेगा, बट ये फ्री फॉल करेगा, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी।
फ्री फॉल करेगा, स्पीड बढ़ेगी तो रस्सी धीरे धीरे टाइट, मतलब धीरे धीरे रस्सी इलोंगेट भी होता जाएगा। तो ये वो सिचुएशन है जब एकदम ऑलमोस्ट रस्सी जो है इलोंगेट हो चुकी है, टेंशन आने के 0.000000001 सेकेंड पहले की कहानी है। तो टेंशन तो आया ही नहीं, तो इसकी वेलोसिटी v1, और ये अभी भी जब तक टेंशन नहीं आएगा इसकी वेलोसिटी चेंज कैसे होगी बताओ? फोर्स ही नहीं है ना, फोर्स ही नहीं है 4 किलो ए पर, तो फोर्स ही नहीं है तो इसकी रफ्तार हाउ इट विल बी चेंज? नो चेंज। तो जब तक टेंशन नहीं आएगा तब तक इसकी रफ्तार 4 रहेगी। देखो तो यानी कि यहां से भी, यहां से देखा, यहां पर 4 मीटर पर सेकेंड आगे चला, रस्सी ढीला पड़ा, टेंशन खत्म, तो ये यूनिफॉर्म मोशन। बट ये फ्री फॉल करेगा, फ्री फॉल करेगा, और ये डायग्राम टाइट होने के 0.00000000001 सेकेंड पहले के डायग्राम में। अगले ही मोमेंट पर रस्सी टाइट हो जाएगी, और रस्सी टाइट होगी तो रस्सी में टेंशन फोर्स आ जाएगा, और जैसी रस्सी टाइट होगी टेंशन फोर्स आएगा, तो ऑफ कोर्स इसकी वेलोसिटी टाइट होने के पहले अगर v1 थी, टाइट होने के बाद v1 नहीं रह पाएगी, v2 हो जाएगी। क्यों? टेंशन आ गया, उसका इंपल्स से वेलोसिटी बदल गई होगी। और कंफर्म है कि अगर इसकी वेलोसिटी v2 आएगी नीचे, तो टेंशन आने के बाद इसकी वेलोसिटी भी v2 ही आ जाएगी, क्योंकि जो आपने यहाँ पर पुली लगा रखा है वो फिक्स है और रस्सी इनएक्सटेंसिबल है। तो अगर रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, पुली फिक्स है, तो कंफर्म है कि जितना रफ्तार इसका होगा उतना रफ्तार इसका होगा, मैग्नीट्यूड वाइज। ये इंपॉर्टेंट है, पूरा एकदम 4 डायग्राम जो आपको बना रखा है मैंने, ये समझना बहुत जरूरी है। और यहां पर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम जो लगता है वो 0 माइनस और 0 प्लस, यानी कि इवेंट के जस्ट पहले और इवेंट के जस्ट बाद। ये नहीं कि 10 दिन पहले 10 दिन बाद, नहीं। इवेंट का मतलब होता है कि कोई भी इवेंट, आप टकराव हो रहा है 2 बॉडी के बीच तो वो भी एक इवेंट है, रस्सी ढीली थी टाइट हो रही है वो भी एक इवेंट है। तो हर इवेंट के जस्ट पहले और इवेंट के जस्ट बाद ही आपको लगाना होता है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। जरा देखिए ना, जरा देखिए ना, पहले आपको v1 निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे v1? तो अभी लॉजिक जो बताया था कि कब रस्सी वापस से टाइट होने की कगार पे आएगी, तो जब जितना डिस्टेंस a चला है उतना ही डिस्टेंस अगर b चले सेम टाइम के अंदर, है ना, तभी संभावना है। यानी कि जितना डिस्टेंस a चला है उतना ही डिस्टेंस अगर b चले सेम टाइम में, इन सेम टाइम, तो वापस से रस्सी टाइट होने की सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। अब ये सोचो ना यार, ये 2 पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट्स है, जितना दोनों पॉइंट के बीच रस्सी बंधी हुई है, तो ये अगर 5 मीटर चला तो इसको भी 5 मीटर चलना पड़ेगा, तब तो रस्सी वापस से टाइट होएगी। अगर ऐसा हुआ कि ये 5 चला और ये 2 चला तो रस्सी तो अभी ढीली रहेगी। सोचो, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, रस्सी बंधी हुई है, तो ये 5 मीटर चल लिया तो ये भी 5 मीटर चलेगा उतना ही टाइम में, तब तो रस्सी वापस से टाइट होएगी। तो यानी कि दोनों का डिस्टेंस सेम करना पड़ेगा। जो ब्लॉक ए है बेटा, ये तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो इसका सीधा सीधा 4 इंटू, लेकिन जो ब्लॉक बी है वो, इसकी रफ्तार इनिशियली ब्लॉक बी की 2 मीटर पर सेकेंड है, और हमें ये निकालना है कि v1 कितना होगा। तो यस वी कैन अप्लाई x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर करके, है ना। तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2t और 2 दूना 4, तो हमारे पास आ जाएगा 4t दैट इज gt स्क्वायर, और यहाँ से एक t से एक t उड़ जाएगा और t की वैल्यू आ जाएगी 0.4 सेकेंड। एक बार चेक करना आप लोग, है ना, कैलसी ना आप लोग चेक करते चलो, ठीक है। समझाने के क्रम में क्या होता है कि कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं, ये 40 एंड इसका ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, चूँकि सब कुछ नीचे है इसलिए नीचे को ही मैंने प्लस ले लिया। कोई किसी को ये नहीं लगे कि सर यहाँ पर माइनस होना चाहिए, नहीं माइनस होगा, क्योंकि सब कुछ नीचे है तो नीचे ही मैंने प्लस ले लिया ब्लॉक बी के लिए, और ऊपर माइनस ले लिया। तो ut प्लस 1/2 बिल्कुल सही लिखा है मैंने, 2t और 2 और 2 4, 4t, है ना, t कट गया, 0.4 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि 0.4 सेकेंड में रस्सी वापस से टाइट होने की कगार पे आएगी। तो 0.4 सेकेंड में वापस से रस्सी टाइट होने की कगार पे आएगी, तो v1 की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ जरा। तो v1 की वैल्यू हो जाएगी, है ना, u प्लस इंटू टी,
टी कितना है भाई 0.4 सेकेंड। यानी कि आपको यहां से v1 रस्सी टाइट होने के जस्ट पहले क्या वेलोसिटी होगी, ये आपको 6 मीटर पर सेकेंड मिल गया, है ना, 6 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स सर जैसे ही रस्सी टाइट होने वाली है तो ब्लॉक बी की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ हो जाएगी। समझिए क्या, बहुत बढ़िया। लेकिन ये अभी भी 4 से चलेगा, अभी भी 4 से ही चलेगा। क्यों? इस सिचुएशन में रस्सी में टेंशन नहीं आया है तो अभी भी यूनिफॉर्म मोशन करेगा। तो इस इंस्टेंट पर ए की वेलोसिटी 4 ही रहने वाली है, बट बी की हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो अब ये झटका लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? तो अब झटका लगेगा, तो यानी कि अब बताइए इस पर इंपल्सिव फोर्स टी है। नाउ आई एम गोइंग टू यूज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। अब इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाएंगे हम लोग। अब लगाएंगे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। कहां से कहां तक लगाएंगे? 0 माइनस से 0 प्लस तक। तो बताइए 0 माइनस से 0 प्लस, बहुत बढ़िया। तो इंपल्सिव फोर्स के नाम पर इस पर टेंशन ही तो है। एमजी को वैसे भी इंपल्सिव कहां लेते हैं, नहीं लेते। तो ब्लॉक बी पर, है ना, मैं अगर ब्लॉक बी पर चेक करूं तो टी डी टी, है ना, और मैं एक काम करता हूं ना, डायरेक्शन मैं नीचे मान लेता हूं प्लस और ऊपर मान लेता हूं माइनस, या ऊपर प्लस लेता हूं जो जनरल हम हमेशा लेते थे, है ना। तो ऊपर टी डी टी और दैट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक बी। तो ब्लॉक बी का मोमेंटम में चेंज क्या आएगा बताओ? 4 इंटू वी टू और 4 इंटू वी वन, और नीचे माइनस लेके चल रहे हो आप, है ना। तो आप लिखोगे -4 इंटू वी टू फाइनल माइनस इनिशियल, तो प्लस हो जाएगा। v1 की वैल्यू हम जानते हैं, बाद में रख लेंगे यार, है ना। और ब्लॉक ए के लिए बताओ, ब्लॉक ए के लिए बेचारा टी डी टी इज चेंज इन मोमेंटम। तो ब्लॉक बी का ब्लॉक ए का मास 4 ही है, और आप चेक करो फाइनली ब्लॉक ए की वेलोसिटी भी v2 है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो v2 यानी फाइनल मोमेंटम इज 4 इंटू वी टू, फाइनल मोमेंटम इज 4 इंटू वी टू एंड इनिशियल इज 4 इंटू 4, बिल्कुल सही, 4 इंटू 4। अब ये मेरे पास हो गया, काम खत्म। यहां से हमें मिल जाएगा v2 की वैल्यू, यहां से मुझे मिल जाएगा v2 की वैल्यू। तो जरा बताओगे क्या? v1 की वैल्यू 6 आई थी शायद, 6 4 24, और ये आ गया 16। तो मेरा तो आंसर आ गया, है ना, मुझे तो आंसर मिल गया। तो आप देखिए टी डी टी के जगह पे क्या रख देंगे? 2 टी डी टी है ना मेरे पास, तो ओ वी टू अगर मैं ऐड करता हूं, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे, तो काम बन जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, क्या दिक्कत है, कटा दीजिए इसको, है ना। तो 0 आ गया इधर, अंडा, -4 8 v2, है ना, प्लस प्लस। तो चूंकि ये 4 छक्का 24 से ध्यान रखना, है ना। तो ये 24 है और ये 16 है, तो 24 33 40, देखते हैं ना कैलकुलेशन वगैरह। तो v2 कितना आ गया? 8 5 40। देख लो भाई, v2 जैसे ही रस्सी टाइट होगी तो स्पीड v2 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एंड गेस व्हाट, हमें सवाल में क्या पूछा था? हमें सवाल में पूछा था इंपल्स ऑन ए। तो इंपल्स ऑन ए अगर आपको चाहिए तो ए पर इंपल्स ये है, तो ए पर इंपल्स अगर आपको चाहिए तो दैट इज चेंज इन मोमेंटम, है ना, 4v2 -16। तो जरा चेक तो करो कितना आ रहा है। v2 इज 5 5 का 20 -16, 20 में 16 गया 4 न्यूटन सेकेंड। तो देखो कितना बढ़िया सवाल था, मतलब क्या गजब अच्छा सवाल है ये, आपके बिल्कुल थ्योरी को खंगाल के रख देगा ये, कि कैसे बनाओगे भाई। आप फर्स्ट टाइम जब क्वेश्चन को रीड आउट करोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि क्या पूछ रहा है। आप
यही क्रैक नहीं कर पाओगे कि जानना क्या चाह रहा है। बस अगर आपको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का कॉन्सेप्ट पता है तो ही आप समझ पाओगे कि क्या जानना चाहता है सवाल देने वाला। नहीं तो फिर तो अंदाजा लगाते रहोगे कि ये पूछा है, वो पूछा है, ये करे, वो करो, फलना ढिमका, है ना। तो वो चीज़ आप टाइम वेस्ट करोगे। लेकिन आपको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का कॉन्सेप्ट पता है तो बड़े आराम से निकाल ले जाओगे। आप लोग बस कैलकुलेशन देखते हैं ना, है ना। बाकी कॉन्सेप्चुअली तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है। 4 न्यूटन सेकेंड इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर, है ना। जरा बताइए। ओके गाइस, तो नाउ अगर आपने इस सवाल को देख लिया तो ऐसा ही एक और सवाल है। इस सवाल को आपने देख लिया तो ऐसा ही एक और सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, दैट इज दिस। ये आपके लिए गृह कार्य का काम करेगा, ये आपके लिए गृह कार्य का काम करेगा, ठीक है। चलिए नाउ, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बहुत शानदार सवाल था। तब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तब तक थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।